नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अनु सिंह। 10 का दस्तावेज में आज हम आपको बताएंगे ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज वाराणसी जिला कोर्ट में क्या कुछ हुआ। साथ ही ये भी बताएंगे कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी में क्यों शामिल नहीं होगा संयुक्त किसान मोर्चा। इसके अलावा लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले आरोपियों को पुलिस ने कैसे पकड़ा। लेकिन सबसे पहले बात होगी भ्रष्टाचार पर सीएम योगी के लगातार हो रहे एक्शन की। एक बड़ी खबर आपको दे दें, पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों पर जारी है सीएम योगी का सख्त एक्शन। पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के एचओडी मनोज गुप्ता भी सस्पेंड हो चुके हैं। साथ ही मुख्य अभियंता राकेश कुमार सक्सेना पर भी कार्रवाई हुई है। वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव भी निलंबित हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों पर सीएम योगी का ये सख्त एक्शन देखने को मिला है, जहां कई ट्रांसफर किए गए, कई सस्पेंशन हुए हैं और देखिए निलंबित भी किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के एचओडी मनोज गुप्ता भी सस्पेंड किए गए हैं और इनके अलावा मुख्य अभियंता राकेश कुमार सक्सेना पर भी कार्रवाई हुई है। वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव भी निलंबित किए गए हैं। बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी विभाग के तबादलों पर ये सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन। उधर राजधानी लखनऊ में लोगों को 13 जुलाई को एक शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लुलु मॉल की सौगात मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजधानी का ये मॉल मजहबी टकराव का अखाड़ा बन गया था। आज लखनऊ पुलिस ने नमाज का वीडियो वायरल करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आतिफ, रेहान, नोमान, लुकमान, यही वो 4 नाम जिनकी हरकत की वजह से राजधानी लखनऊ को मिला नया नवेला शॉपिंग मॉल। गलत वजहों से सुर्खियों में आ गया। ये वही 4 शख्स हैं जिन्होंने अपने 5 और साथियों के साथ लुलु मॉल में नमाज पढ़ी और नमाज की तस्वीरें वायरल होने के बाद लुलु मॉल को लेकर बहस छिड़ गई। लेकिन अब 9 में से ये 4 आरोपी लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में हैं। जिन लोगों के द्वारा बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पे लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी, उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के तहत चिन्हित किया गया। उनको, जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नोमान है, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। दरअसल 13 जुलाई को लुलु मॉल के उद्घाटन के बाद लगातार 2 दिन मॉल में नमाज की तस्वीरें वायरल होने के बाद से मॉल में धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर बहस छिड़ गई थी। लेकिन सोमवार को हुई एक बैठक के दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाया तो लखनऊ प्रशासन हरकत में आ गया। लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद मजहब के नाम पर हंगामा खड़े करने वाले 9 आरोपियों में से गिरफ्तार 4 आरोपी एक ही इलाके खुर्रम नगर के रहने वाले हैं, जिसमें से नोमान और लुकमान सगे भाई हैं। और अब पुलिस इस मामले के बाकी 5 आरोपियों की तलाश में जुटी है, जबकि गिरफ्त में आए 4 आरोपियों से अब इस बात की पूछताछ की जा रही है कि क्या शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ना इनकी शरारत थी या इसके पीछे माहौल बिगाड़ने की कोई बड़ी साजिश है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इन लोगों को पुलिस ने कैसे पकड़ा, पुलिस का दावा समझिए। सभी युवकों का एफबी, इंस्टा और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला गया, ये पुलिस का दावा है। 600 से ज्यादा वीडियो फुटेजेस खंगाले गए, 300 मोबाइल नंबर फिल्टर किए गए।
साथ ही व्हाट्सएप डीपी से पहचाने गए ये आरोपियों को पकड़ने के लिए मुसलमानों की वेशभूषा में चलाया सर्च ऑपरेशन। पुलिसकर्मी जालीदार टोपी और पठानी सूट पहनकर दबिश डालने गए थे। जियो के नंबर और मुस्लिम नाम के नंबर धारकों को फिल्टर किया गया था। ये पूरी स्ट्रैटेजी थी जो इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा अपनाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरनगर के कुख्यात गैंगस्टर सुशील मूठ पर शिकंजा कसते हुए आज जिला प्रशासन ने मथेड़ी गांव के अंदर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत 57 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली। आपको बता दें कि कुख्यात सुशील मूठ पर लूट, हत्या और गैंगस्टर जैसे लगभग 41 मुकदमे दर्ज है। बहरहाल ये कुख्यात बदमाश इस समय जेल में बंद है। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा कुख्यात गैंगस्टर माफिया सुशील मूठ की करीब 57.5 लाख की अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के तहत कुर्क किया गया है। शासन द्वारा पेशेवर माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कुख्यात गैंगस्टर माफिया सुशील मूठ, जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में लूट, हत्या, गैंगस्टर आदि जैसी संगीन धाराओं में कुल 41 मुकदमे पंजीकृत हैं। अब बात है मेरठ की, जहां सीएम योगी के आदेश का ऐसा असर है कि माफिया सदमे में आ गए हैं, क्योंकि ऐसे माफियाओं पर कानून का ऐसा हंटर चल रहा है जिससे बड़े से बड़े माफिया भी सख्ते में आ गए हैं। अवैध रूप से अर्जित किया गया था, जिसे कुर्क किया गया है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश के द्वारा जब्त किया गया है और श्रीमान साइफुल कैंट को इसका प्रशासक नियुक्त किया गया है। योगी राज में माफियाओं के पसीने छूट गए हैं, जिसकी गवाही मेरठ से आई ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां जेल में बंद वाहन कटान माफिया अजहरुद्दीन पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है और लगभग 1 करोड़ के 2 मकानों को पुलिस ने कुर्क कर लिया। आज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की जो संपत्ति है उसको मेरठ पुलिस ने कुर्क कर लिया है। अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू ने सैकड़ों वाहन चोरी किए और उनको सोतीगंज में ठिकाने लगा दिया और उसके दम पर करोड़ों रुपए की जो काली कमाई है वो की और अब मेरठ पुलिस एक एक पाई का जो हिसाब है वो यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। थापर नगर और पटेल नगर के दोनों मकानों को कुर्क कर पुलिस ने वाहन कटान माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है। काली कमाई से करोड़ों कमाने वाले अजहरुद्दीन की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पुलिस कुर्क कर चुकी है। सोतीगंज में जो वाहन चोरी, वाहन कटान का अवैध रूप से काम चलता था, उसी का एक बड़ा गैंगस्टर था और उसी के ऊपर आज फिर से एक 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। दरअसल अजहरुद्दीन शाकिर उर्फ दद्दू गैंग का सदस्य माना जाता है। इस गैंग ने हजारों चोरी की गाड़ियां सोतीगंज में इकट्ठा रखी थी। पुलिस ने न सिर्फ सोतीगंज को बंद कराया, बल्कि इन माफियाओं की कमर तोड़ दी है, जिनका सिंडिकेट यूपी के आसपास के राज्यों के अलावा नेपाल तक फैला हुआ था। जिस तरीके से भले ही एक बड़ा गैंग बनाकर, बड़ा एक सिंडिकेट बनाकर इन माफिया ने, जराइम की दुनिया के बड़े नामों ने और वाहन कटर माफियाओं ने अपना एक बड़ा सिंडिकेट चलाया हो, लेकिन मेरठ पुलिस लगातार उस सिंडिकेट को तोड़ने का काम कर रही है। और अब बात कानपुर में हुए बवाल की, जिसके दोषी बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा और उसके गुर्गों पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई है। 16 दुकानों पर कब्जा करने और धमकी देने के मामले में एसीपी ने जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट भेजी थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीपी की जांच में ये बात साफ हुई है कि मुख्तार बाबा ने 8 दुकानों पर कब्जा किया था, जिसे तोड़कर उसने 3 दुकानों में बदल दिया। देखिए, इसमें एक महिला पेश हुई थी, जीनत आजमी, और उसका ये आरोप था कि उसके पति ने करीब 16 दुकानें बनवाई थी और जिसमें से 8 मुख्तार बाबा के पास और अन्य लोगों के पास किराए पे दी हुई थी। और उसके आरोप ये थे कि इन दुकानों के फर्जी कागजात तैयार करके उन्होंने किसी और को बेच दिया। इस पूरे प्रकरण की मेरे द्वारा एसीपी से जांच कराई गई। जांच कराने के पश्चात ये तथ्य प्रथम दृष्टया सही पाए गए तो उसमें हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत की है। अब इसमें और अन्य जांच करके विधिक कार्रवाई की। उधर गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आम जनता तो छोड़िए, बल्कि अब चोर थाने में सेंध लगा रहे हैं। गाजियाबाद की ये 2 तस्वीरें पुलिस के दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं।
पहली तस्वीर इंदिरापुरम इलाके की है, जहां पुलिस चौकी के पास लाखों की लूट को अंजाम दिया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर उस पुलिस थाने की है जिसका चोरों में नाम का भी डर नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद की इस महाराजपुर पुलिस चौकी पर चोरों ने पुलिस की पेट्रोलिंग वाली चीता बाइक पर ही हाथ साफ कर दिया है। गाजियाबाद थाना लिंक रोड क्षेत्र की चौकी महाराजपुर के बाहर से पुलिस की चीता बाइक चोरी हो जाती है, जिसके बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच जाता है। बेशक केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी ही चीता बाइक को बरामद कर लिया हो, लेकिन सरकारी वाहन चोरी होने से सवाल कई खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, इसमें जांच की जा रही है। अगर कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई। लापरवाही पर एक्शन जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा एक्शन आम लोगों के साथ हुई घटनाओं के बाद क्यों नहीं लिया जाता है। सुबह जो हमारे मैनेजर हमारे स्टाफ ने दुकान ओपनिंग करी है तो लाइट खुली हुई थी। दुकान खुलने के बाद सारे गल्ले खुले हुए थे, सारा कैश गायब था। क्योंकि इसी जिले के इंदिरापुरम इलाके के नीति खंड में चोरों ने पुलिस चौकी से कुछ ही दूर ग्रोसरी स्टोर के कैश काउंटर से लाखों रुपए उड़ा दिए और सीसीटीवी भी साथ ले गए। जो बाइक थी वह बरामद हो गई है और इसमें दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जांच के बाद। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एक मामले में फौरन एक्शन और दूसरे में लापरवाही के बाद अब पुलिस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही हुआ चित्रकूट में। यहाँ पूरी ट्रेन एक यात्री के ऊपर से निकल गई, फिर भी सदमे में बेहोश उस यात्री की जान बच गई। तेज रफ्तार में दौड़ती ट्रेन और उसके नीचे फंसी है एक जिंदगी। इन तस्वीरों को जिसने देखा उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि चित्रकूट में तेज रफ्तार अंबेडकर एक्सप्रेस इस शख्स के ऊपर से निकल जाती है। कुछ वक्त पहले इसी एक्सप्रेस में ये शख्स यात्री था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से ट्रेन के नीचे जा गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस शख्स की न सिर्फ जिंदगी बच गई बल्कि एक खरोच तक नहीं आई। इस घटना ने वहां मौजूद हर किसी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी, लेकिन जब ट्रेन गुजर गई तब सबकी सांस में सांस आई, जिसके बाद लोगों ने फौरन इस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल ये घटना 15 जुलाई की बताई जा रही है, जहां ललितपुर का रहने वाला राजाराम यादव रात को लगभग 3:30 बजे अंबेडकर एक्सप्रेसवे से उतरते वक्त पैर फिसलने की वजह से पटरी पर जा गिरा था। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में बहस के दौरान हिंदू पक्ष की राखी सिंह के वकील शिवम गौड़ ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि श्रृंगार गौरी प्रकरण में कोई एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि 1993 तक श्रृंगार गौरी की पूजा हुई है। वहां का धार्मिक स्वरूप सनातन धर्म का ही था। साल 1993 में सरकार ने अचानक से बैरिकेडिंग लगाकर नियमित दर्शन और पूजा बंद करा दी थी। कोर्ट ने सुनवाई की अब अगली तारीख 21 जुलाई तय की है। ये ऐसा है जो स्टैंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर के, काशी विश्वनाथ एक्ट को लेकर के और वक्फ एक्ट को लेकर के हमने कल कोर्ट के सामने रखा था, उसी को हमने कंटिन्यू किया है। उससे अलग हमारी कोई गवर्नमेंट या आर्गूमेंट नहीं गई है। दूसरी चीज़, इन 3 एक्ट के साथ साथ में कई अलग एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए गए थे। प्लेंटिफ के कंडक्ट पर लगाए गए थे, सूट के ऊपर लगाए गए थे। उस एक गवर्नमेंट को एक एलिगेशन को हमने आंसर करने का प्रयास किया, कंटेंशन को आंसर करने का प्रयास किया, लेकिन समय की कमी के कारण नहीं हो पाया है। उसको लेकर के हम कंक्लूजन कर देंगे। हालांकि वो मेंटेनेबल या कंसिडरेबल नहीं है इस स्टेज पे 7-11 पे, लेकिन क्योंकि कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास डिफेंड नंबर 4 ने किया है, तो उसको आंसर करने के लिए हम बाउंड हैं, हम उसको आंसर करेंगे। मैं सबसे बढ़िया आपको बता दूँ कि मैं इतने साल के अपने प्रैक्टिस में पहला बार ऐसे सहसों जिला जज को देख रहा हूँ जो लगातार फालतू बकवास भी सुन रहे हैं। 7-11 पर बहस हो चुकी है, वक्फ एक्ट पर हो चुकी है, वर्शिप एक्ट पर हो चुकी है और तमाम विजिबल अनविजिबल दावे पूरे कर चुके हैं। जवाब मिल चुका है। अभी भी सुनवाई जारी है। अभी भी सुनवाई जारी, उसी को तोड़ बड़ों को रखा जा रहा है। हाँ, ये जरूर है तो सुन रहे हैं, फैसला हमारे पक्ष में होगा। 7-11 प्रार्थना पत्र खारिज होगा और इसमें वकील लोग अपने उत्साह के साथ सुना रहे हैं, क्योंकि किसी तरीक़ा से हिंदू पक्ष कमज़ोर ना पड़े।
वादी संख्या 1 की तरफ से आज अपने पक्ष को रखा गया है और उनका जो है अभी पक्ष अधूरा है। उनकी समय चूँकि 3 बजे काफ़ी लेट से सुनवाई हुई थी, इसलिए माननीय न्यायालय ने 21 तारीख के लिए तिथि मुकर्रर कर दी है। उन्होंने अभी पूरे पक्ष को अपने रखा नहीं है। वही जो सारी चीज़ें जो हमारे सीनियर काउंसिल ने अब तक जो हम लोगों ने रखा है, उन्हीं दलीलों को, उन्हीं पक्षों को ये पुनः जो अपने तरफ से रख रहे हैं। कोई नई चीज़ हमें नहीं लगता है कि रख रहे हैं, क्योंकि सारी पॉइंट, सारे बिंदुओं को हम लोगों ने कहीं कुछ अधूरा छोड़ा ही नहीं, सारे पक्ष हम लोगों ने रख दिए। वहीं इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद खान का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनते हैं। ये मुकदमा सिर्फ श्रृंगारगौरी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जज साहब ने भी कंसिडर किया और मेरे आर्गुमेंट के दौरान उसको नोट किया। क्या एक मुकदमा चलता होगा, आप जानते हैं 610 सन 91 लॉर्ड आदि विश्वेश्वर, आप जानते होंगे, जो कि मुकदमा फास्ट ट्रैक हाँ रस्तोगी जिसमें लर्नेड काउंसिल रस्तोगी जी हैं। उस केस में भी मुस्लिम पक्ष ने एक एप्लीकेशन दिया था वक्फ के रिगार्ड में, ठीक है, और उस पर भी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर हमारे फेवर में आया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, 2 साल हो गए, आज तक वो ऑर्डर रिमेन अनचैलेंज्ड, आज तक नहीं किया गया। क्यों डेयर नहीं किया गया उसको चैलेंज करने का? क्यों? क्योंकि जानते हैं कि वक्फ एक्ट हमारे ऊपर लाइबल नहीं होगा, हमारे ऊपर वो नहीं लगता है। ये कारण है इसको जज साहब ने भी। दोनों पक्षों की बातें आपने सुन ली है। अब 21 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। बहरहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के फैसले पर लगाई गई रोक को अगले आदेश तक के लिए फिर से बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से ओबीसी के 1.5 दर्जन जातियों को एससी वर्ग में शामिल किए जाने के आदेश पर लगी अदालती रोक आगे भी बरकरार रहेगी। अधिवक्ता बिल्डिंग में लगी आग में फाइल जलने से हाईकोर्ट में आज इस मामले में बहस नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस कोर्ट में इस मामले में सुनवाई अब अगले हफ्ते होने की उम्मीद है। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के न्यायालय में एडिशनल काज लिस्ट में 2 नंबर सीरियल पे लगा हुआ था, वो कोर्ट अवेलेबल नहीं थी, तो कोर्ट नंबर 29 में ऑनरेबल जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर साहब और ऑनरेबल जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव के द्वारा हेडेड बेंच में ट्रांसफ़र हुआ था। मामले की सुनवाई हुई, स्टेट की ओर से कुछ भी नहीं कहा जा सका, उनकी फ़ाइल अवेलेबल नहीं थी, तो हमसे ये कहा गया कि हम उनको एक फ़ाइल की एक कॉपी उपलब्ध करवाएं पिटीशन की। और जो मामले पर रोक लगी हुई थी 24 जनवरी 2017 के आदेश से, उसको अगली तिथि तक बढ़ा दिया गया और नेक्स्ट वीक के लिए केस लगाया गया। किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यहां एमएसपी को लेकर सरकार की ओर से गठित कमेटी को खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि जिन्होंने 3 नए कृषि कानूनों का समर्थन किया था, उन्होंने कहा है कि ये कमेटी इस एमएसपी के मसले पर काम नहीं कर सकती और हम इसे खारिज करते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को ही एमएसपी पर सिफारिशों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक चले किसान आंदोलन की समाप्ति के 8 महीने के बाद गठित की गई थी। इस कमेटी का चेयरमैन पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को बनाया गया है। जहां एमएसपी को लेकर कल ही केंद्र सरकार की तरफ से ये कमेटी गठित की गई थी, लेकिन किसान मोर्चा इससे ज्यादा संतुष्ट नहीं दिख रहा है। जहां कमेटी में शामिल न होने का उन्होंने ऐलान किया है। केंद्र सरकार की तरफ से जहां लगातार ये बात कही गई है कि इस बिल के जो सही पहलू हैं उन्हें मिल बैठकर एक कमेटी के माध्यम से समझने और अगर उनमें सुधार की गुंजाइश है तो उस पर काम किया जाएगा। लेकिन लग रहा है कि किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन सकती है। लखनऊ में पालतू पिटबुल ने अपनी मालकिन को मौत के घाट उतारकर पूरे देश में दहशत फैला दी थी, जिसके बाद डॉग लवर्स के मन में पालतू कुत्तों को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। शातिर चोर की बुद्धि फिर जब कुत्ते ने दिखाया अपना खेल। सहारनपुर पुलिस टीम के साथ दिख रही इस डॉग के दिमाग के सामने इस चालबाज चोर की एक नहीं चली। दरअसल सहारनपुर के कुतुबशेर इलाके के गुलजार अहमद के घर इस चोर ने घर की दीवार फांदकर घर में रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर 2 स्मार्टफोन चोरी कर लिए थे, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई। जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन मौके पर पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। लिहाजा एसएचओ ने मौके पर सहारनपुर पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया और जांच शुरू की।
डॉग स्क्वाड टीम में तैनात लेब्राडोर नस्ल का डॉग ईला ने मौके से कुछ संदिग्ध गंध को महसूस किया और उसके बाद ईला गुलजार के घर के आसपास उस गंध का पता लगाने के लिए निकल गई, जिसके बाद ईला पुलिस को उस जगह ले गई जहां एक संदिग्ध युवक दिखा। पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे के वीडियो खंगालने पर चोरी की पुष्टि हो गई। पूछताछ के बाद चोर ने न सिर्फ चोरी करना स्वीकार किया बल्कि गुलजार के घर से चोरी की गई रिवॉल्वर व दोनों मोबाइल फोन भी बरामद हो गए। बहुत शीघ्रता से पुलिस ने इस पूरे घटना का अनावरण किया है। जो इसमें चोर था सुहेल निवासी मछरियान, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर और मोबाइल से 100% बरामदगी तत्परता से पुलिस द्वारा अगर देखा जाए तो 12 घंटे के अंदर सुनिश्चित की गई। केस की कड़ियों को सुलझाने में पुलिस को मात्र 12 घंटे का समय लगा। सहारनपुर पुलिस ने इसका श्रेय डॉग स्क्वाड टीम की अहम सदस्य ईला को दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।